मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि अभी एक रिक्रूटमेंट आया था कोल इंडिया लिमिटेड का, और उसका जो पेपर है CIL, और इसका एग्ज़ाम हाल में ही होने वाला है। और इसके अलावा आपको पॉलीटेक्निक लेक्चरर का भी क्या कहते हैं आपने फॉर्म डाला होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों एग्ज़ाम को देखते हुए जो सिलेबस है लगभग सेम है। HPCL का भी सिलेबस लगभग सेम है, और पॉलीटेक्निक CL, इन तीनों एग्ज़ाम को देखते हुए हमने एक PYQ स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस PYQ में HPCL के जितने पेपर हैं 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 तक के पेपर हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 साल के HPCL के और 5 साल HPCL के, और उसके बाद 2 साल का क्या कहते हैं CIL का 5, 2, 7 पेपर, और 2 पेपर पॉलीटेक्निक का, मतलब 9 पेपर टोटल हम सॉल्व करेंगे। कितने दिन में? 20 दिन में। अगले 20 दिन में हम 9 पेपर सॉल्व करेंगे कि हर दूसरे दिन क्या कहते हैं हम एक PYQ सॉल्व करेंगे, और पूरे 1 घंटे में ऐसा करेंगे, 1-1.5 घंटे में पूरा हो जाए और एक ही वीडियो में पूरा कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पेपर है हमारे पास, ये है HPCL का, और ये 2000 क्या कहते हैं ये 2024 का एग्ज़ाम है। जैसा कि देख भी रहे हैं 18/8/2024 का एग्ज़ाम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और किसी बच्चे के द्वारा ये प्राप्त हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे, जूम कर दिया हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट मेंशन एट द एंड ऑफ द स्ट्रेट is remounted at the 100, which is why most that residential avoid it after dark। तो इसका पहला क्वेश्चन फिर ब्लैंक इंग्लिश से है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा। देखो नॉन टेक्निकल तो फटाफट करते दिखा देंगे, बाकी हम टेक्निकल में आएंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले टेक्निकल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टेक्निकल जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से हम टेक्निकल सॉल्व कर लेते हैं। बाकी नॉन टेक्निकल में देख ही रहे हैं, इंग्लिश का ही है, एक पैसेज भी आता है, और जो इसका मैथ और रीजनिंग आता है लगभग बहुत आसान आता है, नॉर्मल मॉडरेट आता है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए ये स्टार्ट हो गया हमारा टेक्निकल पार्ट। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन आया। मेरे प्यारे दोस्त, इसके अलावा पॉलीटेक्निक का भी मैं PYQ सॉल्व कराऊंगा, और पॉलीटेक्निक के बाद CIL कोल इंडिया लिमिटेड का 2 पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि इसको देखकर भी आप कमेंट कर पाओगे। देखो, SI यूनिट ऑफ द मीटर कांस्टेंट के का बराबर होता है N/E। तो इसका सीधा सा रिवोल्यूशन इंटू क्या कहते हैं किलोवाट आवर, ठीक है ना। दूसरा सवाल है विच ऑफ द इरर इंडिकेट द इंस्ट्रूमेंट इरर। 0 इरर, बताइए कितना, बताओ विच इरर इज इंडिकेटेड 0 इरर इन द इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन हो जाए सिस्टमेटिक इरर, बाकी इन सब तो 0 इरर नहीं हो सकता, सिस्टमेटिक इरर में ये व्यतीत किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है और इसको ट्रांसफ़र वी आउटपुट निकालना है। तो हम देखो एल को जो है इसको हम S/L मान लेते हैं, और बाकी सब वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता है जो, वो हो जाता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, और आउटपुट अपॉन इनपुट सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा सीधे सीधे हमारा ये वाला, क्या कहते हैं, बी पार्ट। इसको सॉल्व करने का तीसरे ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। देखो, हमने सॉल्व किया था लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर, अगर याद हो आपको भी, तो यहाँ का रेजिस्टेंस ये 4 हो जाएगा, और बटे टोटल रेजिस्टेंस,
या कोई सर्किट भी इसका होता है, वो भी कर सकते हो। बाकी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो ये वाला बताओ। देखो इसमें कैलकुलेट द सिंक्रोनिज्म टॉर्क, कैलकुलेट द सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क इफ द टू जनरेटर आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। देखो डिस्प्लेसमेंट एंगल दिया है, सिंक्रोनाइजिंग पावर दिया है, और सिंक्रोनस रेजिस्टेंस दिया है, स्पीड अल्टरनेटर दिया है। इसका जो टॉर्क आएगा, पैरेलल है तो टॉर्क आएगा, वो आएगा फोर्थ पार्ट। इसको आप सॉल्व कीजिएगा कि अल्टरनेट का टॉर्क है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आ जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पावर दिया है, पी बराबर होता है टाउ इंटू ओमेगा। टाउ बराबर हो जाएगा पी बटे ओमेगा। अब पी बराबर देखो आपको सिंक्रोनाइजिंग पावर दिया है, ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा आपको। और अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर थ्योरी वाले बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अधिकतर। तो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामो इंस्ट्रूमेंट। तो डिसएडवांटेज यही है कि हाई इसका लो टॉर्क वेट रेशियो होता है, बाकी लेस एक्सपेंसिव भी होता है, लो फ्रिक्शन भी होता है, हाई सेंसिटिविटी भी होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द वेरिएबल आर स्पेसिफाइड बाय द स्लैक बस। स्लैक बस जानते ही हो, ये हमारा पी क्यू लोड बस है, और पी वी जनरेटर बस है, पी वी बस है, रेफरेंस बस ये हो गया, और ये हमारा हो गया स्लैक बस। स्लैक बस में दो क्या कहते हैं दिखेगा आपको, ये नॉन अननोन, बाकी सब नॉन, वोल्टेज और रेफरेंस। और लोड में क्या कहते हैं दिखेगा आपको पी क्यू, और जनरेटर में पी वी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, द इफ द ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग विथ रेटेड and variable frequency, which of the following loss can be considered as a visible loss when supplying fixed load। तो ट्रांसफार्मर जानते रहे हो, दो ही प्रकार के लॉस होते हैं, एक हिस्टैरिसीस लॉस, एक ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस, ठीक है ना। और इसमें कॉपर लॉस भी होता है, लेकिन वो कांस्टेंट लॉस नहीं होता है, और वो वेरिएबल लॉस होता है। और इसमें वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, वो तुम्हारा हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉस ही होगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, रैम टाइप डीवीएम। रैम टाइप आप जानते ही हो, टाइम मेजरमेंट बेस्ड लीनियर रैम्प स्ट्रेटेजी। टाइम मेजरमेंट बेस्ड लीनियर रैम्प स्ट्रेटेजी, कितना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बस फट से लगाओ और कर जाओ। तो रैम्प याद रखना, टाइम मेजरमेंट बेस्ड ऑन रैम्प। तो अगला क्वेश्चन ये है, देखो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल। तो सीधी बात है, टेम्परेचर नहीं करेगा, बाकी सब ये भी नहीं करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। नंबर ऑफ टर्न जानती हो, और इक्वल टू एन इंटू डी फाइव बाई डी टी जानी रहो, मैग्नेटिक तीनों, लेकिन वो नहीं करेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें पावर फैक्टर निकालना है, cos फाई बराबर आर बाई जेड बराबर पी बटे क्यू। कभी कभी पी बटे क्यू भी मांगता है, ठीक है ना। आर बराबर पी बटे क्यू, चलिए ठीक है। गॉस सीडर मेथड विल फ्लो अंडर द लीनियर, ठीक है ना, ये याद रखना, लीनियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंड बाय द स्टेप टेस्ट। स्टेप टेस्ट की बात करते हैं तो क्या डिटरमाइन करता है, स्टेप टेस्ट सीधे सीधे हमारा क्यू एक्सिस और डी एक्सिस। अच्छा, एक्स डी हमेशा ग्रेटर देन क्यू डी होता है, ठीक है ना, एक्स डी हमेशा ग्रेटर देन क्यू डी होता है। और एक्स डी बराबर होता है, एक्स डी जो हमारा बराबर होता है वो वी मैक्स बटे आई मिन के बराबर होता है, ठीक है ना। और जो हमारा एक्स क्यू होता है वी मिन बटे आई मैक्स के बराबर होता है, ये भी याद रखना। 12 के बाद 13 नंबर आ जाते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। आसान क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑन इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इन मोटर, ठीक है ना।
इलेक्ट्रिक पावर इन मोटर सोसाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया इलेक्ट्रिक पावर इन इन्फ्लुएंस by the history, tradition, and economic circumference, and it essential for the industrial development and public sector। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे आप कोई मैच नहीं करेगा, क्योंकि सोशल उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉर्मल मतलब वैसे ही दिमाग लगाना होगा, कोई सिलेबस का है नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो सवाल पर विच ऑफ द मीन स्टडी स्टेट आउटपुट करंट इन स्टेप डाउन चॉपर व्हेन वी एस करना है वी आर एल इतना है इतना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है और इसमें पूछा है कि मिनिमम स्टडी स्टेट आउटपुट करंट, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसी टाइप से हल करना है, वो मतलब कि तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द लार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड डीसी बस इन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो इसमें देखो दो क्वेश्चन, दो सही है, ठीक है ना। वैसे तो इसका पूरा नंबर सबको मिला था और इसमें बताया भी है कि क्या है कि लार्ज कैपेसिटर एंड डीसी वोल्टेज सोर्स। सबसे पहले इट मेक द कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ये भी सही है, डीसी लिंक, एंड इट प्रोवाइड द लो इम्पीडेंस पाथ हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इन द डीसी करंट। लेकिन इसका उन्होंने आंसर बी माना था, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड्स ए लो इम्पीडेंस पाथ ऑन द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इन डीसी लिंक, और दूसरा लिंक करंट, और दूसरा इट मेक कांस्टेंट वोल्टेज। वैसे भी जानते हो कैपेसिटर का वर्क क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आ गया। 30 कूलम चार्ज is located at origin and electric flux passing through the portion r बराबर इतना बाउंडेड थीटा r इतना फाई। इसको देखो सॉल्व करो और रो थीटा फाई, रो फाई जेड क्या है, रो फाई जेड, देखो ये फाई का मान दिया, थीटा का मान दिया है, और पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा चार्ज, और इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द पोर्शन स्फीयर आर बराबर इतना, तो यहाँ पर देखो फ्लक्स के लिए एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ। तो जो डी फाई होगा वो इंडिकेशन ऑफ, ट्रिपल इंडिकेशन ऑफ जो हमारा फ्लक्स जो भी है हमारा क्यों इसको नहीं, तो डाइवर्जेंस इंटू डी वी इक्वल टू ट्रिपल स्टार, ये वाला फार्मूला लगेगा डी एस डबल स्टार, मतलब डबल इंटीग्रेशन डी इंटू डी एस ट्रिपल इंटू डाइवर्जेंस ऑफ रो बी इंटू डी एस। ये फार्मूले से आप निकालोगे तो आएगा सी पार्ट, ठीक है ना। आप किसको कैसे यूज करना है ये आप मेथड यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पावर इनपुट 2 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज फाउंड टू बी 810 वाट अंडर द नो लोड कंडीशन व्हेन द लोडेड 50 वाट of the rating load, the power input was found to be 250 वाट एंड what output is efficiency will be maximum। देखो इसमें कह रहा है कि एक हमारा ट्रांसफार्मर है और ये इतना वाट का नो लोड कंडीशन कर रहा है, 50% रेटेड लोड बचा रहा है, द पावर इनपुट इतना दिया है, द आउटपुट फ्रिक्वेंसी दिया है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी बताना है। तो इसका नाम आउटपुट अपॉन इनपुट ये करना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब नो लोड इतना है, 50% रेटेड है, इनपुट इतना है, तो इनपुट इतना हो गया, और सिंगल फेज ट्रांसफर अल्ट्रा नो लोड कंडीशन 50, तो आउटपुट, तो ये कब होता है जब फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर की पी आई बराबर एक्स स्क्वायर पी सी यू एक्स, ये फार्मूला लगा के वी रेटिंग आ जाएगी। यहाँ से एक्स बराबर जो आएगी वो आएगी अंडर रूट पी आई बटे पी सी यू एक्स, ठीक है ना, 18 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द चार्ज न्यूक्लियर .4 का मसार में इतना कौन सा है आर थीटा रो फाई जेड, ये किस में होता है सिलेंडर, बिल्कुल आसान है। देखो अगला क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए लॉन्ग लाइन ऑफ द चार्ज
एट द पॉइंट अवे फ्रॉम द लाइन। तो सीधे सीधे आप देखेंगे तो इसमें जो कुछ आएगा ई इक्वल टू रोयल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यानी कि ये वाला, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे आप। तो 20वें क्वेश्चन में ए बैलेंस स्टार वी एन 200 इतना वी कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड लोड एंड इतना फेस कनेक्ट आई बी एंड आई सी। इसका आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कठिन भी आया हुआ है क्वेश्चन। देखो, रेशियो ऑफ द एरर ऑफ द specified magnitude of the quantity is defined as ratio of the error specified magnitude of the quantity is defined as रेशियो, ये है रिलेटिव एरर हो जाएगा। रेशियो ऑफ द एरर टू द स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इज डिफाइंड एज रिलेटिव एरर, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं 20 के बाद 21। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप देखेंगे। रेगुलेशन सपोर्ट किया है, रेगुलेशन परसेंटेज ऑन द सप्लाई लैगिंग। देखो लैगिंग में ध्यान देना, ये चीज़ होता है कि ये एक्स इंटू इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है देखो लीडिंग में माइनस होता है और लैगिंग में प्लस होता है, ये याद रखना बस। इसका फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, आर cos थीटा प्लस माइनस एक्स साइन थीटा इंटू एक्स, या स्मॉल कोई भी करते हैं, ये फुल लोड पर 1 और हाफ लोड पर 1/2 हो जाएगा, जो भी करो। तो अगर लीडिंग है तो माइनस, लैगिंग है तो प्लस, अपोजिट होता है। ये आरसी सर्किट आ गया। ए आरसी सर्किट हैज रेजिस्टेंस इतना, कैपेसिटी इतना, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इतना। मतलब आरसी सर्किट है, इसके बाद फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले कैपेसिटर है तो लीडिंग फैक्टर होगा, लैगिंग तो होगा नहीं। और आर है तो 90 से कम होगा, और आर और सी दोनों बराबर हैं तो सीधी बात है बी पार्ट। इसको अगर सॉल्व करोगे तो थीटा 45 ही आएगा, और नहीं तो सॉल्व करके देख लो। तो 24वां क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द मेजर शुड नॉट लाई इन, वैल्यू ऑफ मेजर शुड नॉट लाई इन द 1/4 ऑफ द। देखो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थी, देखो लिख भी दिया, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेंसी इज फाउंड टू बी क्वेश्चन एंड फुल मार्क टू बी अवॉर्डेड ऑल स्टूडेंट। द वैल्यू आपको कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, इसको हटाते हैं। एक क्वेश्चन गलत आ गया था। अगला क्वेश्चन जो आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना एंड चार्ज इतना है, तो इलेक्ट्रिक क्या है, के क्यू बाई आर। ये आंसर लगा दे, आंसर आ जाएगा 60। के क्यू बाई, के का मान जान ही रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है ना। 25 के बाद आपका आएगा ये 26 आ गया। जीरो सीक्वेंस करंट, कितना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। जीरो सीक्वेंस करंट विल नॉट फ्लो इन, जीरो सीक्वेंस करंट विल नॉट फ्लो इन। तो जीरो सीक्वेंस करंट लाइन टू लाइन करंट, बाकी जितने भी ग्राउंड फॉल हैं सब में जीरो सीक्वेंस करंट होता कितना है, आई एन बराबर 3 टाइम्स आई नॉट। और यही हमारा फॉल्ट करंट भी होता है 3 फेज में, 3 टाइम्स होता है। 27 में देखो, 27 की बात करते हैं तो what is the output of the voltage, what is the output of the voltage सिंगल फेस हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज। देखो हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज में क्या होता है, हाफ ब्रिज में Vs/2 और फुल ब्रिज में Vs। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा मेहनत करने वाला क्वेश्चन आ गया। फाइंड आउट द आउटपुट निकालना है। देखो इसमें आउटपुट निकालना है, और इसको कई तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो
सीधे आप फार्मूले लगा कर निकाल सकते हो। ये पैरेलल है, पहला दोनों के बीच का वोल्टेज सेम ही होगा, ठीक है, इस नोड और इस नोड का। तो इसके बाद वोल्टेज वी होगा, वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा, और यहाँ सी है, यहाँ आर है। तो टोटल रजिस्टेंस पहले इक्वल कर लो, उसके बाद वी बराबर आई आर लगा दो, ये करंट दिया हुआ आंसर आ जाएगा। और दूसरा है कि आप इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, ये वाला 50 इंटू ई पावर माइनस टी माइनस का ई पावर माइनस 5t। और 29 में देखिए, देखो कठिन क्वेश्चन आया हुआ है। 29 में जो आया हुआ है, व्हाट आर द एरर व्हेन मेजरिंग पावर बाय द सिंगल फेस इंडक्शन एनर्जी मीटर इन टू सर्किट प्रेशर कॉइल लाइक इन बिहाइंड 88 एंगल एंड पावर फैक्टर यूनिटी एंड 0.5 लैगिंग रिस्पेक्टिवली। तो इसमें से इसको पावर पूछा हुआ है, और पावर का मतलब है कि इसमें कितने परसेंटेज कॉइल लाइक एरर पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका डी पार्ट हो जाएगा। लास्ट सवाल हम आ जाते हैं कि which type of the bridge is used measure self inductance in the term of mutual induction। देखो सेल्फ इंडक्टेंस आप जान ही रहे हो, लेकिन इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, इसलिए हाइब्रिड ब्रिज यूज हो जाएगा, ठीक है ना। 30 के बाद 31, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, सेम आएगा, ये उड़ जाएगा, उसके बाद धड़ा सा निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ये ब्रिज बन रही है, कौन सी ब्रिज बन रही है, इसका गुणा इसमें करो और इसका गुणा इसमें करो, 240 ही आएगा, तो ये वाला उड़ जाएगा। और उसके बाद ये दोनों पढ़ लो, बस सीरीज हो जाएगा, इसका आंसर ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। 31 के बाद 32, ऑल डे एफिशिएंसी डिफाइंड इन द बेस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, एनर्जी पर डिपेंड करता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो कैसे हम लगाते हैं इसको, ध्यान दो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इसमें कह रहा है C1 और C2 पूछ रहा है, इसका पहले इंटीग्रेशन करते हैं, हम IC निकालेंगे। तो IC1 बराबर IC2 करेंगे, और यहाँ से ये जो है ये P1 प्लस P2 बराबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा 600 किसके बराबर हो जाएगा, P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम जो निकालेंगे IC1 IC2, वो हम बराबर 2 इक्वेशन मिल जाएगी, और उसका आंसर, उसका 2 इक्वेशन मिलने के बाद हम सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। 2 थर्मल प्लांट टुगेदर टोटल पावर 550। देखो इसमें से इसमें थोड़ा सा और है अभी। देखो इसमें अगर ये ना दिया होता, ध्यान देना, ये वाला ए कांस्टेंट, ठीक है ना, ए कांस्टेंट, इसमें ये एक इक्वेशन की और ज़रूरत है, यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी, 3 वेरिएबल 3 अननोन, एंड सॉल्व करोगे तो ये हो जाए IC1 बराबर IC2 अगर रखोगे, इसका इंटीग्रेशन करके रखना होगा, यही फार्मूला है। और P1 प्लस P2 जो है वो 550 के बराबर हो जाएगा, और ये जो होगा ये C1 के बराबर ही होगा और C2 के बराबर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा टफ है, लेकिन क्या करोगे आप। 34 नंबर देखो, PU वैल्यू की सीधे परिभाषा पूछ लिया है। PU वैल्यू क्या हो जाए, एक्चुअल बटे बेस, तो सीधे सीधे डी पार्ट हो जाएगा। 34 के बाद 35 जो है वो हमारा आंसर देखो क्या आ जाएगा कि फॉर द फॉल्ट इन द पावर सिस्टम द टर्म क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम इज रिलेटेड टू। देखो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में आता है, ठीक है ना, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में। 35 के बाद 36 देखते हैं, ड्यूरिंग विच ऑफ द पीरियड डज द लोड करंट फ्लो फ्रॉम सोर्स साइड इन सीरीज इन्वर्टर, पॉजिटिव। During which time period does the period current flow from the source side in सीरीज इन्वर्टर। तो सीरीज इन्वर्टर के लिए आप देखेंगे किस, तो ये पॉजिटिव साइकिल हो जाएगा। ड्यूरिंग विच पीरियड डज द लोड करंट फ्रॉम द सोर्स साइड इन सीरीज, तो पॉजिटिव साइकिल में सोर्स साइड की ओर फ्लो करेगा।
तो इसका क्या हो जाएगा, देखो अगला क्वेश्चन आ गया, सेट ऑफ द इंडिपेंडेंट करंट मेजरमेंट टेकिंग द ऑब्जर्व एंड recorded 107 and इतना वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक में हाँ जोड़ो ऐड करो भाग दो। इतना आसान क्वेश्चन, इसको नहीं कर पाओगे, मैथ है यार। काम कहे कौन सा क्वेश्चन दे दिया यार। हाउ मच फोर्स कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स चार्ज, देखो ये भी है, F बराबर Q इंटू ई। कितना आसान क्वेश्चन है। 38 के बाद 39 देखते हैं। 39 का विच ऑफ द ऑप्शन डिफाइन डेट टाइम, देखो फुल मार्क इसमें भी गड़बड़ी दिया है। और डेट टाइम जानते हो, टाइम व्हेन द इज लार्ज चेंज इन इनपुट एंड क्वांटिटी देयर इज नो आउटपुट, द ग्रेजुएशन शिफ्ट over the period time where is input variable does not change, the time below there is no output change to the detect and the measurement input the creating gradually 0 to some minimum value, the time taken before instrument start to respect the output, इसमें सब गलत है। डेट टाइम वही होता है जहाँ इनपुट दो लेकिन आउटपुट ना मिले, ठीक है ना। ये देखो एक सर्किट है, आउटपुट है, देखो इस तरह का ही क्वेश्चन आ गया। देखो इसका पैरेलल निकाल लो और उसके बाद फार्मूले लगा दो। जेड का मान का ट्रांसफ़र है क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट लगा के 3 आ जाएगा। चलो ये 40 क्वेश्चन हो गए, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 35 क्वेश्चन अगले वीडियो में बना दूंगा, ठीक है ना। ओके बाय बाय।